वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में एक कमार घाटी नाम का इलाका पड़ता है और इसी कमार घाटी के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर मुस्तफा भाई अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। आज की स्टोरी मुस्तफा के दो चचेरे भाइयों की है जिनकी अभी अभी शादी फिक्स हुई थी। अब मुस्तफा ने एकदम स्टार्टिंग के पैराग्राफ में बताया कि भैया मैं ना ये वीडियो अपने चैनल पर डालना चाहता था, पर पता नहीं क्यों ये वीडियो मुझसे बन नहीं पाया। मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस वीडियो के बारे में सोच के उसे कैमरे में बोल पाऊं। इसके बाद मुस्तफा एक और चीज मेंशन करते हैं कि ये मेल भी मैं लिख नहीं पा रहा हूं, बार बार लिख के क्लोज कर दे रहा हूं। ये एग्जैक्ट लाइन्स है मुस्तफा की। और फिर जब मैंने ये पूरी स्टोरी पढ़ी ना भाई, मैं एकदम हिल गया अंदर से। मुझे समझ आया कि क्यों मुस्तफा को ये सब बताने में इतनी तकलीफ हो रही है। इस कहानी को पूरा देखने के बाद आज आपके शरीर में भी ठंडी लहर का बवंडर जरूर उठेगा दोस्त। पर फिलहाल अब वीडियो में मुस्तफा द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब ये स्टोरी मुस्तफा के मामा के दो बेटे आसिफ और सलीम का राउंड रिवॉल्व करती है। इन दोनों की शादी एक साथ ही तय हुई थी और यहाँ शादी से पहले इनके पापा ने बिल्डर को घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और एकदम सख्ती से बोला था कि शादी से 10 दिन पहले आप मुझे पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके दे देना, ताकि जो भी मेरे गेस्ट वगैरह आएंगे वो सब आराम से रह सके। पर यहाँ बिल्डर का कुछ पंगा हो गया, उसे बाहर जाना पड़ा और इस चक्कर में इनका घर का काम अधूरा रह जाता है। शादी में सिर्फ 20 दिन बचे थे और कोई चांस नहीं था कि इनका घर कंप्लीट करके दे दे वो बिल्डर। और इसी चीज को कोप अप करने के लिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार हम एक घर रेंट कर लेते हैं 20-25 दिन के लिए। अब शादी बीत जाए कि बिल्डर अपना काम खत्म कर देगा, उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे अपने घर में। यहाँ जो घर इन्होंने रेंट किया था उसमें 2 कमरे और एक हॉल है। सलीम और आसिफ ये दोनों वहां पर शिफ्ट होने वाले थे। अब जो आसिफ का सामान पुराने घर में रखा हुआ था वो सामान इन लोगों ने नए घर में शिफ्ट कर दिया जो इन्होंने रेंट किया है। जो सलीम लड़का है वो छोटा भाई है आसिफ का और सलीम के शादी का सामान अभी आने में 1 वीक का टाइम लगने वाला था। इस चक्कर में सलीम अपने पुराने घर में ही अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगा और आसिफ चूंकि उसका सामान यहाँ आ चुका था नए वाले फ्लैट में, तो ये अपने सामान के साथ इधर सोने लगा रात को। आई होप आपको पूरा अभी इनका डेली रूटीन क्लियर हो गया होगा। बीच में इनके मम्मी पापा ने बोला भी आसिफ को कि यार ठीक है सामान पड़े रहने दे, लॉक करके आ जा, हमारे ही साथ सो, अकेले क्यों सोना तुझे उधर। इस पर आसिफ ने मना कर दिया कि पापा नया सामान है, इतना सारा, इतना महंगा महंगा सामान है, ऐसे छोड़ दूंगा घर चोरी का डर बना रहेगा, तो मुझे यहीं पर सोने दीजिए। घर वाले मान गए कि भाई ठीक है, बात में तो थोड़ी लॉजिक है, तो चलो इसको रात में यहीं सोने देते हैं। पर काश उन्होंने ऐसा ना किया होता यार। अब देखो पहले दिन आसिफ ने पूरी शिफ्टिंग की थी तो ये बहुत ज़्यादा थक गया था और उस रात ये अपने मम्मी पापा के घर पर सोया। इसका प्लान था कि नेक्स्ट डे से, मतलब सेकेंड डे की जो नाइट आएगी उस रात से मैं अपने नए रेंटेड फ्लैट में सोऊंगा। ये ठीक वैसे ही करता है। रात को खाना वगैरह खा के ये चला गया अपने कमरे में सोने। सारा सामान थोड़ा थोड़ा करके अरेंज कर रहा था आसिफ। और जिस कमरे में ये सो रहा था उसके ठीक सामने दीवार पे इसने एक वॉल क्लॉक लगाई थी। ये जब सूरत घूमने गया था एक बार तो वहां किसी इसके एक दोस्त ने वो वॉल क्लॉक गिफ्ट की थी। ऐसा होता है ना कि पुराने डिजाइन का एकदम एंटीक सा क्लॉक, बड़ा सा, कुछ वैसी ही घड़ी थी ये, जो आसिफ के बेड के सामने दीवार पर लगी हुई थी। आसिफ खाना वाना खा के आराम से सो जाता है। मुस्तफा बताते हैं कि आसिफ भैया सो रहे थे गहरी नींद में और इसी बीच रात के 12 बजे उस वॉल क्लॉक का बेल बजने लगा। आसिफ अपने मुंह के ऊपर चद्दर तान के सो जाता है। ये वेट कर रहा था कि घड़ी की घंटी जल्दी से बंद हो जाए बस। कुछ टाइम के बाद वो घंटी बंद हो गई। आसिफ को रिलैक्स हो गया कि चलो मैं आराम से सोऊंगा। पर करीब 12:15 के आसपास उस घड़ी की घंटी फिर से बजनी शुरू हो जाती है। आसिफ यहां पर एकदम इरिटेट हो गया। ये बेड से उठ के उस घड़ी को नीचे उतारता है और उसके बाद उसकी बैटरी निकाल के वापस दीवार पर टांग दी। पर भाई साहब कोई 1-1.5 मिनट के बाद ही वो घड़ी फिर से बजना स्टार्ट हो जाती है बिना किसी बैटरी के। अब इस बार जब घड़ी की घंटी बजी ना तब आसिफ के अंदर एकदम डर बैठ गया, क्योंकि भाई इसने तो अभी बैटरी निकाली थी ना घड़ी की, कोई चांस ही नहीं था कि उस घड़ी का बेल बज जाए दोबारा। आसिफ जैसे तैसे कोशिश कर रहा था कि मुझे नींद आ जाए और मैं फिर सुबह उठ के भी देखूंगा क्या हो रहा है। पर उस घड़ी की घंटी हर 5 मिनट पर बजने लगी। जब ऐसा 5-6 बार हुआ तब आसिफ उठ के बैठ जाता है। इसे ये रियलाइज हो गया कि भाई ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है।
आसिफ चुपचाप अपने बेड पर बैठ के घड़ी की तरफ देख रहा है कि भाई ये बिना बैटरी के आखिर बज कैसे रही है। और इसी बीच जो इसके रूम का दरवाजा था उस पर किसी ने नॉक किया जोर से। ये एकदम शिवर करने लगा। इसने अपनी गर्दन घुमाई दरवाजे की तरफ और भाई कुछ सेकंड के बाद ही इसने देखा कि दरवाजा लगा हुआ है और दरवाजे के साइड से कोई अपने दोनों हाथ घुसा के दरवाजे को बीच से फाड़ रहा है एकदम। ये कोई औरत थी और इसने अपना आधा शरीर दरवाजे से होते हुए कमरे के अंदर घुसा लिया था। उस औरत के फेस को देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़े पत्थर से उसे कुचल दिया हो। बहुत बुरी तरीके से डैमेज था और उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे। अब ये देख के आसिफ एकदम घबराते हुए चिल्लाता है कि कौन है तू, क्यों परेशान कर रही है मुझे, चली जाए यहां से। और फिर वो औरत बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगती। कुछ देर के बाद दोबारा आके वही चीजें रिपीट करती और ये सिलसिला रात के 12 बजे से सुबह 4:30 बजे तक चला। आसिफ रात भर सो नहीं पाया। इसने बेड पर बैठे बैठे पूरी रात गुजार दी। आसिफ बताते हैं कि सुबह 4:30 पौने 5 बजे के आसपास जब अजान शुरू होती है ना, तब वो औरत मेरे सामने से गायब हो जाती। अब देखो ऐसा लगातार 3 दिन तक हुआ, पर आसिफ भी इतना ढीठ कि इसने किसी को भी इसके बारे में बताया नहीं, क्योंकि आसिफ के दिमाग में था कि यार अभी ऐसा हमारा घर भी नहीं बना है, हम इतनी हड़बड़ी में यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, अभी मैं कुछ बता दूं तो पापा फिर डांटेंगे, बोलेंगे कि खाली कर दो, मैं इतना सब सामान लेके कहाँ जाऊंगा। और आसिफ बताती हैं कि वो औरत जब भी आती कमरे में तो मैं उसे सिर्फ यही बोलता था कि हम लोग बस 2 महीने रहेंगे यहाँ पे, उसके बाद हमारा घर बन जाएगा और हम लोग चले जाएंगे, तब तक मैं यहीं रहूंगा, तो कुछ भी कर ले। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि यार इस कंडीशन में कैसे कोई ऐसी बातें कर सकता है। तो भाई देखो, हर इंसान की मेंटल स्ट्रेंथ अलग होती है। हो सकता है आसिफ के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात ना हो, इसने पहले कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रखा हो। तो यहाँ पर आसिफ एकदम जिद पर अड़ जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब चौथे दिन आसिफ ने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और ये सुनने के बाद उनके दोस्तों ने बोला कि अबे कोई तेरे साथ मजाक कर रहा है, ऐसे भूत वूत कुछ नहीं होता, एक काम कर, आज हम चारों भी तेरे साथ ही सोएंगे तेरे कमरे में, देखते हैं कौन आता है। अब रात को ये चारों दोस्त पहुंचते हैं आसिफ के कमरे पे। अब एग्जैक्ट 10 बजे आसिफ इनको बोलता है कि भाई देख, पिछले 3-4 दिनों से मैं सोया नहीं हूं, तो मैं अब जा रहा हूं सोने, और अगर कुछ होता है रात को तो तुम लोग अपने आप हैंडल कर लेना, मेरे को मत उठाना। अब रात के एग्जैक्ट 12 बजे इनके रूम के बाहर से उस औरत के हंसने की आवाज आने लगी। जो आसिफ के 4 दोस्त थे ये सब उसे गाली देने लगे कि कौन है तू, और टैस जैस पूरा गाली देके कि अभी हम तुझे बताते हैं, रुक। और अभी ये लोग गाली दे ही रहे थे कि वो औरत वैसे ही दरवाजे को फाड़ते हुए अपना आधा शरीर अंदर करती है कमरे के। अब जैसे ही आसिफ के दोस्तों ने वो मंजर देखा, ये सब डर के मारे चिल्लाने लगे। अब उनके चिल्लाने की आवाज सुन के आसिफ भी उठ जाता है। आसिफ के 3 दोस्त जो आसपास सामान रखा था कमरे के अंदर, उस सामान को उठा के औरत की तरफ फेंकने लगे। उसके बाद इन्होंने जाके एक साथ दरवाजा खोला और ये 3 दोस्त वहां से निकल के भाग गए बाहर। अब घर के बाहर निकलती जो गली आती है, उस गली में एक शंकर भगवान का मंदिर बना हुआ था। आसिफ का एक दोस्त अंधेरे में, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ये जाके उस मंदिर से टकराया और उसके हाथ में मोच आ गई। अब इसके जो बाकी के 2 दोस्त भाग रहे थे वो वापस आते हैं और इस दोस्त को उठा के, जिसके हाथ में चोट लगी थी, इसे उठा के ये लोग घर ले गए। और जो आसिफ का घर था जहां पर वो औरत दिखाई दी इनको, वहां आसिफ के साथ उनका एक दोस्त अशोक रुक जाता है। बोलता है कि भाई मैं तेरे साथ रहूंगा, इनको जाने दे। अब इन्होंने देखा कि वो औरत इनके सामने खड़ी है। डर के मारे एकदम हालत खराब हो रही थी इनकी। इन दोनों ने उस औरत से पूछा कि तुझे क्या चाहिए। तब वो औरत बोलती है कि मुझे यहाँ पर झूला झूलना है। और ऐसा बोल के उसने घर के अंदर रस्सी रखी होती है, उस रस्सी से फांसी लगाई और फांसी लगा के लटक जाती है। लटक के वैसे ही झूलने लगी और झूलते झूलते वो लगातार हंसे जा रही है।
भाई साहब ये नज़ारा देख के इन दोनों का खून सूख जाता है एकदम। वो पूरे 4:30 बजे तक वैसे ही रूम के अंदर लटक के इनको टॉर्चर करते रही। फिर 4:30 बजे के आसपास जब अजान होती है तो वो औरत गायब। अब अगले दिन आशिफ और अशोक डिसाइड करते हैं कि भाई आज हम उस औरत की पिटाई करेंगे। रात के 12 बजे फिर से वो औरत आती है और इस बार इन लोगों ने अपने साथ रॉड रखा हुआ था। ये लोग उस औरत को रॉड से मारने लगते हैं। वो औरत पहले इनके कमरे में ही भागने लगी। इन्होंने मारा उसे 2-3 बार रॉड से, तो वो बाहर निकल के हॉल की तरफ चली गई। हॉल में भी भगा के मारा इन लोगों ने। वो वॉशरूम में गई, उसके अंदर भी मारा। और ऐसा होता ना कि ये लोग मारते थे, वो बीच बीच में गायब हो जाती थी। ये सिलसिला पूरे 4:30 बजे तक चला और उसके बाद फिर से अजान होती है और वो औरत गायब। ये लोग जब भी मारते उसे, वो जोर जोर से हंसने लगती। इन दोनों को ऐसा फील हो रहा था कि वो औरत बस हमें ना भगा रही है, मतलब खेल रही है हमारे साथ। अब फाइनली 7वें दिन रात के करीब 8:30 बजे आसिफ का छोटा भाई सलीम ये अपने साथ एक इलेक्ट्रिशियन को लेके आता है अपने कमरे में। जो नए घर के अंदर इनका कमरा था सलीम का, दूसरे कमरे में तो आसिफ ऑलरेडी रह रहा है। जो दूसरा कमरा था सलीम का, उसमें कुछ बिजली का काम करवाना था इनको, क्योंकि नेक्स्ट डे सलीम के ससुराल से सामान आना था और ये सामान सलीम अपने कमरे में रखना चाहता था। अब आसिफ के साथ साथ सलीम भी यहाँ पर रहने वाला था उस घर में। इलेक्ट्रिशियन को सलीम के कमरे में काम करते करते कोई 5 मिनट हुए थे और तभी ये सलीम से बोलता है कि भाई आज रहने देते हैं, आज छोड़ दीजिए, कल काम करेंगे हम। सलीम बोलता है कि भाई क्या बात कर रहे हो, कल सामान आ जाएगा ससुराल से, कल तुम कहाँ काम करते फिरोगे, आज ही इसको निपटा दो। और जब सलीम ऐसे बोल रहा था तो उसने देखा कि इलेक्ट्रिशियन की नजर उसके कमरे के दरवाजे पर थी। इलेक्ट्रिशियन अपना सामान ऐसे पैक करने लगा, बोलता है कि भैया आज छोड़ दीजिए ना, कल करेंगे, दिन में 2-3 बजे के आसपास मैं आ जाऊंगा और आपका पूरा काम कर दूंगा, आप अभी रहने दीजिए। और इसी बीच सलीम की नज़र दरवाजे से बाहर जो हॉल है उस हॉल में पड़ती है। भाई साहब इसने देखा कि वही औरत हॉल के अंदर खड़े होके अपना गर्दन पूरा ऐसे राइट साइड की तरफ टिल्ट किए हुए इनकी ओर देख रही है। भाई ये दोनों डर के मारे चिल्लाते हुए घर से बाहर निकलते हैं और सीधा अपने पुराने घर पर पहुंचते हैं। इस समय वहां पर आसिफ भी था। सलीम पूछता आसिफ से कि भाई आप 6 दिनों से वहां रह रहे हैं, सब ठीक है ना? आसिफ यहाँ पर डर जाता है, इसे लगा कि यार क्या इन्होंने कुछ देख लिया, क्या इनको कुछ पता चल गया। वो सलीम से बोलता है हाँ भाई सब ठीक है, क्यों क्या हुआ? तब सलीम बोलता है नहीं कुछ नहीं, इलेक्ट्रिशियन ने बोला है कल दिन में आके काम करेगा, तो मैं कल से आपके ही साथ उस घर में सोऊंगा। इस पर आसिफ अपना गर्दन हिलाता है और खाना खाने के बाद वापस अपने इस नए रेंटेड घर में आ जाता है। अब जो यहाँ इसका दोस्त था अशोक, इसका तो डेली रूटीन बन गया था कि आसिफ के पास ही सोना है जब तक इसके छोटे भाई इसके साथ आके रहने नहीं लगते। उस रात भी अशोक और आसिफ वैसे लेटे हुए बेड पे, 12 बजे से वहीं कांड होता है। वो औरत अंदर आती है कमरे के। अब ये लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, रॉड वगैरह लेके अपने साथ ही सोते थे। पर इस बार जब वो औरत कमरे के अंदर आई ना, तो जो इनका बेड था, इनके बेड को पकड़ के हवा में उठा दिया। हवा में उठा के वो हंसने लगी बहुत जोर जोर से। इस पर ये लोग फिर से रॉड उठा के उस औरत को मारने लगते हैं और रात भर यही सब चलते रहा। सुबह 4:30 बजे अजान होती है और वो औरत गायब। अभी सुबह उठ के जो आसिफ लड़का था ये बोलता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अशोक बोलता है कि यार रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो मैं ना थोड़ी देर सोऊंगा। आसिफ ऑफिस चला जाता है और अशोक चुपचाप कमरे में सो रहा है। सुबह 10 बजे अशोक की नींद खुलती है। अशोक वहां से उठकर सीधा आसिफ के घर पहुंचता है और इसने जाके आसिफ के जो भाई थे सलीम और उसके मम्मी पापा, उनको सारी बात बता दी कि पिछले 6-7 दिन से हम उस घर में ऐसा ऐसा फेस कर रहे हैं, वो औरत आती है रोज रात को। ये बात सुन के इसके घर वाले एकदम शॉक। उन्होंने बोला कि तुम लोग इतने दिन से इस चीज को फेस कर रहे हो और आज आए तुम बताने। कल सलीम का सामान भी शिफ्ट होना है, अगर हमारे पास टाइम रहता तो हम और दूसरा घर देखते ना। अशोक चुपचाप उनकी बात सुनने के बाद वापस अपने घर चला जाता है। अभी यहाँ आसिफ अपने ऑफिस में काम कर रहा था। दोपहर के 2 बजते हैं और इसके फोन पर इनके छोटे भाई सलीम का कॉल आया। सलीम उधर से एकदम घबराते हुए बोलते हैं कि आसिफ भाई वो अशोक है ना, वो ट्रेन से कट के मर गया है।
ये सुन के भाई आसिफ के हाथ से फ़ोन छूट गया। ये सीधा ऑफिस से निकल के अशोक के घर पर पहुंचता है। वहाँ देखता है कि उसकी कटी हुई लाश पड़ी हुई है। आसिफ वहाँ बैठ के एकदम फूट फूट कर रोने लगता है। अब अशोक की डेथ के बाद जैसे से टाइम बीत रहा था, आसिफ की मेंटल स्टेट एकदम खराब होने लगी थी। इसके घर वाले भी इससे बोलते कि अशोक बच सकता था अगर तूने पहले बता दिया होता तो हम दूसरा कमरा देखते हैं। तब आसिफ बोलता है कि कैसे बता देता, इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, काम का प्रेशर, और फिर उसके बाद शादी भी पास आ रही थी, कैसे बता देता मैं। मुझे लगा कि 2 महीने के बाद ही सिर्फ हम झेल लेंगे। अब यहाँ इनके फैमिली वालों ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम सब लोग उस घर के अंदर चलते हैं। हम आसिफ और सलीम को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। पर सलीम यहाँ बहुत डर गया था। वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, बस सामान रख देता हूँ वहाँ पे और मैं अपने ही घर में रहूँगा। अच्छा, एक चीज़ और समझना, जो आसिफ और सलीम है, इनसे बड़ा भी इनका एक भाई है जिसकी शादी हो चुकी है। ये बोलता है अपने मम्मी पापा को कि एक काम कीजिए, मैं आपके साथ चलता हूँ, हम तीनों आज चल के आसिफ के कमरे में ही सोएंगे, देखते हैं क्या होता है। ये 3 लोग आसिफ के कमरे में आते हैं सोने के लिए। रात के 12 बजे सेम वही चीज़ होती है। वो औरत दरवाज़ा फाड़ के अपना आधा शरीर अंदर करती है पहले कमरे के। इस टाइम पर आसिफ के मम्मी पापा और बड़े भाई बेड पे बैठे हुए। उस औरत ने जैसे अपना शरीर अंदर किया, आसिफ की मम्मी कुरान की आयत पढ़ना स्टार्ट करती है। अब कुछ सेकंड के बाद वो औरत, जो दरवाजा का हिस्सा ऑलरेडी फट चुका था, उसमें से अपना पूरा शरीर आर पार करके कमरे के अंदर आ जाती है। अंदर आके जो आसिफ की मम्मी थी उसकी तरफ देख के एक बहुत क्रीपी सी स्माइल देने लगी। फिर उसने वही काम किया, वो जो रस्सी लटक रहा था उसमें फांसे लगाए और वहीं झूलने लगी। आसिफ की मम्मी ने जो कुरान की आयत थी उसे और लाउडली पढ़ना स्टार्ट किया। पर ये सब लोग देख के शॉक हो जाते हैं कि उस औरत पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। वो और जोर जोर से हंसती इनको देख के। ऐसा लग रहा था कि वो ना इनका मजाक उड़ा रही है कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। अब यहाँ जो आसिफ के बड़े भाई थे वो सलीम को कॉल करते हैं कि एक काम कर, तेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उन सबको लेके आ जा घर में। इस समय रात के 2:30 बज रहे थे। सलीम अपने दोस्तों को लेकर घर के बाहर पहुंचता है और इसने घर को ऐसे पीटना चालू किया, पर उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इनकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उस कमरे से बाहर निकल के जाके मेन गेट खोलें। तब सलीम और उसके दोस्तों ने जो घर का मेन दरवाजा था उसे तोड़ दिया। तोड़ के ये लोग हल्ला करते हुए अंदर गए और फिर जो आसिफ, उनके बड़े भाई और मम्मी पापा थे, उन सबको ये लोग बाहर निकालते। इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब उस घर में कोई नहीं रहेगा। अगले दिन हम लोग आके पूरा सामान अपने घर पर ले जाएंगे और देखेंगे कैसे क्या करना है। आसिफ की फैमिली ने वो घर खाली कर दिया और मकान मालिक से बोला कि आपके घर में ऐसा ऐसा होता है, आपने हमें बताया नहीं, हमें धोखे में रखा। तब वो मकान मालिक बोलता है ठीक है, हल्ला मत कीजिए, कुछ दिन के बाद नया किराएदार आएगा, वो भाड़ा देगा तो मैं वापस कर दूंगा आपके पैसा। अब यहाँ ये सब लोग अपने पुराने घर पर चले तो गए, पर आसिफ की हालत बहुत खराब होने लगी। वो आए दिन एकदम पागलों जैसी हरकत करता, जाके कभी कभी दीवार में अपना सर मारने लगता। 3-4 बार उसने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया और उसकी फिजिक्स जो एकदम बॉडी बिल्डर जैसे थी वो एकदम सूख के खोखली हो चुकी है। खाना वाना भी छोड़ दिया था इसने। इसके परिवार वालों ने कई सारे मौलवी, आलिम, दुआ पढ़वाने वाले सबसे दिखवाया आसिफ को, पर कोई फायदा नहीं होता है। अब इसके फैमिली वाले आसिफ को कभी अकेले नहीं छोड़ते, हर वक्त कोई ना कोई उस पर नजर रखे रहता था। अब कुछ टाइम के बाद उस घर में एक नया किराएदार आता है। उस घर के मकान मालिक ने आसिफ के पापा को फ़ोन करके बोला कि आप आके अपना जो आपने पैसा दिया था वो ले जाइए। अब भाई आसिफ के पापा ने जैसे ही सुना कि नया किराएदार आया वहाँ पे, ये लोग जाके उनको आगाह करना चाहते थे। आसिफ के पापा और सलीम दोनों भागते हुए उस घर में पहुँचते हैं और उस किराएदार से बोलते हैं कि अगर आप लोग अपना जान बचाना चाहते हैं, सही सलामत रहना चाहते हैं, तो इस घर में एक दिन भी मत रहिएगा। उस किराएदार की फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनका 9 साल का बच्चा था। उन्होंने आसिफ के पापा से बोला कि इतना बड़ा घर इतने सस्ते में कहाँ मिलेगा। तब आसिफ के पापा उनको बोलते हैं कि आप चाहे जाकर सड़क पर रह लीजिए, पर यहाँ मत रहिएगा। जो इन लोगों के साथ घटना घटी थी वो सारी घटना इन्होंने नए किराएदार को बता दी। पर ये सब सुनने के बाद भी सिर्फ पैसे के मोह में उन्होंने आसिफ के पापा के बात को अनसुना कर दिया कि भाई हो सकता है कम पैसे में हमको इतना बड़ा घर मिल रहा है तो ये लोग मेरे से जल रहे हैं। अब आसिफ की फैमिली कितना ही समझाती,
ये लोग वापस जाते हैं मकान मालिक के पास अपना एडवांस पैसा लेने। जब ये लोग पैसा लेने पहुंचे तब आसिफ के पापा बोलते हैं कि आप क्यों उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं? आपको पता है आपका घर ऐसे हॉन्टेड है, क्यों उस फैमिली को दे रहे हैं आप रहने को? तब वो मकान मालिक बोलता है कि देखिए, आपको नहीं रहना, आप लोग मत रहिए, मेरे घर के बारे में ऐसे अफवाह मत उड़ाइए, ये लीजिए अपना पैसा और निकलिए यहाँ से। आसिफ की फैमिली चुपचाप अपना एडवांस पैसा लेके वापस अपने घर आ जाती है। ये लोग घर वापस आके शाम के टाइम अपना प्लान करने लगते हैं कि नया घर कहाँ पे लेना है, और रात को डिनर करके चुपचाप सो जाते हैं। अगली सुबह खबर मिलती है इनको कि उस नए किराएदार के फैमिली में जो 11 साल का बच्चा था ना, उसकी डेथ हो गई है। और उस बच्चे के डेथ के 3 दिन के बाद उस घर के ठीक सामने वाले घर में जो लड़की रहती थी, उसकी भी डेथ हो जाती है। अब उस कॉलोनी में रहने वाले लोग बहुत सतर्क हो गए कि भाई इस घर में कुछ बहुत गड़बड़ है। अब जब इस लड़के और सामने वाली लड़की की मौत हुई तब ये पूरी खबर आसपास के एरिया में फैल जाती है। सबको लगने लगा कि भाई उस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद जो लड़के के मम्मी पापा थे उन्होंने भी उस घर को खाली कर दिया, और जो घर का मकान मालिक था उसको जाके लोग बोलने लगे कि आपका घर ऐसा ऐसा है, जो आता है उसके साथ ऐसी घटना घट जाती है। धीरे धीरे ये प्रेशर बिल्डअप होते गया और कोई 1.5 महीने के बाद उस मकान मालिक ने अपने घर को बेच दिया। ये बेच के भाई फ्री हो जाता है कि अब मेरा कुछ लेना देना नहीं है इससे। अब जिन्होंने ये घर खरीदा था उनको भी इस बात का पता था कि ये घर गड़बड़ है। उनका प्लान था कि मैं इसे तुड़वा के पूजा वगैरह करा के और अच्छा सा कुछ दूसरा बिल्डिंग बनाऊंगा। घर खरीदने के बाद वो उसके तोड़ने का काम शुरू करते हैं, और इसके लिए उन्होंने 8-10 मजदूर रख रखे थे। और इसी घर को तोड़ने के दौरान एक दिन एक मजदूर घर के अंदर से भागता हुआ बाहर आता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के बाकी पड़ोसी भी बाहर आ गए। वो बोलता है कि वो रामू उधर लटक रहा है, उधर कमरा के अंदर। और भाई ये सारे लोग जब कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो इनका एक साथी मजदूर था उसने अपने गले में फांसी लगा रखी है, उस सेम रूम में जिसमें आरिफ सोया करता था। अब ये बात पूरे इलाके में फैल गई भाई, बहुत हंगामा हुआ। और फिर इसे ठीक करने के लिए लोगों ने एक बहुत बड़े मौलाना को अप्रोच किया। अब वो मौलाना इनके कॉलोनी में आते हैं, बाहर खड़े होकर ये घर को देख रहे हैं, और कुछ टाइम देखने के बाद ये घर के अंदर अकेले एंटर करते हैं। और भाई ये जैसे ही घर में घुसे ना, इनको किसी ने एकदम जोर से धक्का दिया, और वो धक्का इतना तेज था कि ये उस घर से 8 फीट दूर जाके गिरते हैं। इनका दोनों पैर जो साइड में ड्रेनेज था, नाला था, उस नाले में जाके धंस जाता है। लोगों ने मौलाना को पकड़ के बाहर निकाला नाले से। ये अपने घर वापस जाते हैं और नहा धो के दोबारा आते हैं कि ये ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने मुझे इतना ज़्यादा ओवर पावर कर दिया। इस बार वो घर के अंदर जाने से पहले आयत के द्वारा उसे बांध देते हैं कि कोई भी बाहरी शक्ति इनके ऊपर हावी ना हो पाए। और इस बार इन्होंने अपनी सिद्धि से जो वो औरत थी, उस औरत की स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि तू कौन है और इस घर में कब से रह रही है, क्या है पूरी बैक स्टोरी। और भाई साहब जो उस औरत की स्पिरिट ने बताया ना, वो अभी पढ़ के मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए। वो स्पिरिट बताती है कि मैं यहाँ पर काला जादू सीखना चाहती थी। इसके लिए मैंने एक तांत्रिक से भी संपर्क किया, और उस तांत्रिक के कहने पर मैंने कई सारे बच्चों की बलि दी है इस जगह। जब मेरे हस्बैंड नौकरी करने जाया करते थे तब मैं ये सब काम करती थी। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड अचानक घर वापस आ गए और इन्होंने मुझे ये सब करते हुए पकड़ लिया, और फिर मेरे हस्बैंड ने ही मुझे फांसी पर लटका के मेरी जान ले ली। ये सारी बात उस मौलाना ने आकर बाहर लोगों को बताई। अब जब लोगों ने ये सुना तो एकदम शॉक। उन्होंने पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तब वो मौलाना बोलते हैं कि ये जो जमीन है ना इस जगह की, ये अपवित्र है। सबसे पहले तो यहाँ 10 फीट तक गड्ढा करके उस गड्ढे के अंदर से जो भी मिट्टी निकलेगी उस पूरी मिट्टी को उठा के किसी दूसरे जगह पर रखना पड़ेगा। अब मौलाना के सजेशन पे उस घर की खुदाई शुरू होती है, और भाई जब उस घर को खोदा गया ना तो उसके अंदर से कई सारे छोटे छोटे बच्चों के कंकाल मिले। मुस्तफा बताते हैं कि इस घटना से कई साल पहले तक हमारे जो दादी नानी थी वो बोलते रहती थी कि उस जगह से मत जाना, उस एरिया को रात में तो क्या तुम लोग दिन में भी क्रॉस मत करना, उधर भूत वूत रहता है, आत्मा भटकते रहती है। पर चूंकि ये लोग कई सालों से ये सब चीज़ सुनते आ रहे हैं तो इन्होंने इस चीज़ को बहुत लाइटली ले लिया कि यार ठीक है, कहने की बातें होंगी, इतने साल से ये लोग बोलते आ रहे हैं, उनको भी किसी ने बताया होगा, और अभी ऐसा कुछ नहीं होता इस जगह पे। और इन सारे फैक्टर्स को नज़रअंदाज करते हुए आसिफ और सलीम के फैमिली ने
इस घर को चुन लिया। मुस्तफ़ा बताते हैं कि हमें क्या पता था कि ये सब कुछ हमारी ही फैमिली के साथ हो जाएगा। उसके बाद मौलाना द्वारा उस जगह पर बहुत सारी पूजा की गई, पर आसिफ जो लड़का था ये पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया। कई दिनों तक वो औरत उसे दिखाई देती रही। उस औरत की स्पिरिट आसिफ के घर तक पहुंच चुकी थी। बाद में कई मौलवी फकीर से दिखाने के बाद फाइनली आसिफ को उस औरत से छुटकारा मिला। जिस मौलवी ने आसिफ को फाइनली ठीक किया, उसने बोला कि तूने उस आत्मा को मारा था और इसी वजह से वो तेरे जान के पीछे पड़ चुकी थी। सही टाइम पर घर खाली कर दिया, नहीं तो अगला नंबर अब तेरा ही था। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आप उस इलाके के रहने वाले हैं, अगर आपके जानने में कुछ इंसिडेंट पहले भी हुआ है या फिर आपको कुछ और बैक स्टोरी पता है उस जगह के बारे में, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।